बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैयद शुजात शाहिद। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसका नाम है एक्स रेज एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, कभी एमसीक्यूज में आती हैं और कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। आज तक फेडरल बोर्ड के पेपर में एक्स रेज का आर्टिकल लॉन्ग में तो नहीं आया, लेकिन इसकी बहुत सारी बातें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो आपने बहुत केयर और एहतियात के साथ आपने इस लेक्चर को सुनना है और लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम हो बेटा उसको आपने दोबारा फॉरवर्ड रिवर्स करके उन चीज़ों को देखना है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट डे आप अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर से उसको डिस्कस करके अपने लिए आसानी पैदा करें। कमिंग टू द लेक्चर, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले गौर से देखें, हम एक्स रेज के बारे में कुछ बातें आपके सामने शेयर करेंगे कि एक्स रेज एक्चुअल में क्या हैं, इन्हें कैसे जनरेट करवाया गया और एक्स रेज को पैदा करवाने के लिए एलिमेंट हम कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे। आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने पहले पॉइंट के ऊपर लिखा, एक साइंटिस्ट था रोंटेजन। रोंटेजन वो साइंटिस्ट था जिसने दुनिया को सबसे पहले 1895 के ईयर में एक्स रेज को जनरेट करके बताया। नंबर सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर पॉइंट लिखा, एक्स रे की जो प्रोडक्शन है दैट इज रिगार्डेड एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट या किसी भी रेडिएशन को मेटल के ऊपर एक्सपोज करवाया जाता है। लाइट या रेडिएशन को मेटल के ऊपर एक्सपोज करवाने से अगर आप मेटल की सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में कामयाब हो जाएं तो ऐसे प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया जाता है। और स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, एक्स रे की प्रोडक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है, एक्स रेज को जनरेट करवाने में मुझे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस के ऊपर बम्बार्ड करवाना पड़ेगा, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसी बम्बार्ड होगी तो बम्बार्ड होने के बाद जब उनका इंटरेक्शन होगा मेटल के एटम के साथ, तो रिजल्ट में आपकी जो रेडिएशन पैदा होगी वो एक्स रे की फॉर्म में होगी। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा, एक्स रे की जो जनरेशन है दैट इज रिगार्डेड एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पॉइंट नंबर थर्ड आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिखा, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते एक्स रेज को पैदा करवाने के लिए। एक्स रेज को जब भी आप जनरेट करवाना चाहते हैं आपको लाजमी तौर पे हैवी एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे। अब हम इस बात को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इसका जवाब होगा, बिकॉज हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं, उनके अंदर एनर्जी डिफरेंस कम होता है शेल्स के दरमियान। तो जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो आपकी तीन ही पॉसिबल रीजन बन सकते हैं, या तो अल्ट्रावायलेट रीजन बनेगा, या तो विजिबल बनेगा, या आईआर बनेगा। इन तीनों के अलावा कोई और रीजन नहीं बनता। और याद रखें, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन और आईआर रीजन के जो फोटॉन हैं वो एक्स रे के फोटॉन के मुकाबले में लेस एनर्जेटिक होते हैं। तो हमें अगर ये पेपर में क्वेश्चन आए तो आप पेपर में यूं लिख के आइएगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स लाइटर एलिमेंट होते हैं। लाइटर एलिमेंट कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जाते एक्स रे को पैदा करवाने के लिए, बिकॉज लाइटर एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, उन एटम के अंदर जो शेल्स हैं, उन शेल्स या ऑर्बिट के अंदर एनर्जी डिफरेंस कम होता है, और उस एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से या तो अल्ट्रावायलेट रीजन बनता है, या आपकी विजिबल रीजन बनता है, या आईआर रीजन बनता है। और इन तीनों रीजन का जो फोटॉन है वो एक्स रे के फोटॉन के मुकाबले में लेस एनर्जेटिक होता है। तो हमें कहना पड़ेगा आप हैवी एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज हैवी एलिमेंट के अंदर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डी एक्साइटेशन होने के बाद आपकी जो फोटॉन एमिट होंगे वो एक्स रे के रेंज के आएंगे। तो पता लगा, एक्स रेज को पैदा करवाने के लिए आप लाइटर नहीं बल्कि हैवी एलिमेंट को चूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे दोबारा आप कंसंट्रेट करेंगे। अब मैं एक्स रेज की कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव।
पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसको थोड़ा सा मजीद ओपन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस फिजिक्स में आपने होपफुली फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। हम नॉर्मली एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एवरी रेडिएशन इज अ वेव बट एवरी वेव इज नॉट अ रेडिएशन। क्या मतलब है इस बात का? कोई भी ऐसी वेव जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करे तो उस वेव को एडिशनली रेडिएशन भी बोला जाता है, और जो वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव नहीं करती वो वेव तो होती है लेकिन उसको रेडिएशन नहीं बोलते। तो कॉन्सेप्ट हम ये बनाते हैं कि दुनिया की हर रेडिएशन वेव तो है लेकिन हर वेव आपकी रेडिएशन नहीं होती। तो आज के बाद मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा, जो एक्स रेज हैं, एक्स रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज एक्स रे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम है जिसके अंदर फोटॉन इन्वॉल्व होते हैं। और याद रखें, जब एक्स रे के अंदर फोटॉन इन्वॉल्व होगा तो याद रखें, फोटॉन के बारे में कहा जाता है फोटॉन इज ओनली द पार्टिकल इन द होल यूनिवर्स जो एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है। तो जब फोटॉन खुद वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो एक्स रेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में अवेलेबल है, इसने भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करना है। तो पता लगा, एक्स रे अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है तो इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी नाम दिया जाएगा, बिकॉज इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा। पॉइंट नंबर सेकंड में स्टूडेंट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक्स रेज आर न्यूट्रल इन नेचर। एक्स रेज के न्यूट्रल होने का मतलब है एक्स रेज आर चार्जलेस। एक्स रेज चार्जलेस या न्यूट्रल क्यों होती हैं? बिकॉज एक्स रेज के केस में फोटॉन इन्वॉल्व है, एंड कीप इन माइंड फोटॉन इज ऑलवेज अ न्यूट्रल पार्टिकल और चार्जलेस पार्टिकल। तो जब फोटॉन न्यूट्रल या चार्जलेस पार्टिकल है तो मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा कि एक्स रेज भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाती हैं वो न्यूट्रल रेडिएशंस होती हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, स्टूडेंट्स आप पॉइंट नंबर थर्ड में देख सकते हैं, एक्स रेज के ऊपर ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज एक्स रेज के अंदर फोटॉन है एंड फोटॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, और न्यूट्रल पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक्स रेज के अंदर फोटॉन इन्वॉल्व है, जिस चीज के अंदर फोटॉन इन्वॉल्व हो वो चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव किया करती है। तो मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा कि एक्स रेज मूव एग्जैक्टली विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्टूडेंट यहां पर एक क्वेश्चन है, एक बात जहन में रखिएगा, जब हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है ये वो वेलोसिटी है जो वैक्यूम के अंदर कंसीडर की जाती है। लाइट या जितनी भी रेडिएशंस हैं उनकी वेलोसिटी जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ये हैपनिंग होती है ओनली फॉर द केस ऑफ वैक्यूम। आप अगर वैक्यूम के अलावा किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर आएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आप लाइट या रेडिएशन जितने डेंस मीडियम के अंदर होगी उतनी ज्यादा स्पीड के अंदर कमी आएगी, और लाइट जितने ज्यादा लेस डेंस मीडियम के अंदर एंटर होगी तो वहां पर स्पीड के अंदर डिक्रीज आपका रिलेटिवली कम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कूलिज ट्यूब की बात करते हैं। व्हाट इज द कूलिज ट्यूब? एक्स रेज के ऑपरेटर्स में जो पर्टिकुलर ट्यूब इस्तेमाल की जाती है ना, उसे कूलिज ट्यूब या मॉडिफाइड कूलिज ट्यूब का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जब तक मैं आपको इस कूलिज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा मैं आपको कुछ भी नहीं आगे समझा सकता। तो बेटा पहले इसकी कंस्ट्रक्शन सीखें कि एक्स रेज को पैदा करवाने के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया जाता है उसमें मेन आपका काम होता है कूलिज ट्यूब के हवाले से। कूलिज ट्यूब या मॉडिफाइड कूलिज ट्यूब उस ट्यूब का नाम है जो एक्स रेज को जनरेट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो इसकी मैंने मेन पॉइंट्स यहां पर लिख दिए हैं, लेकिन मैं आपको वर्बली बताता हूं, तो वर्बली में यहां पर फोकस करके आपको बताता हूं। सुने स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स आप इस चीज को फोकस करें, दिस इज द कैथोड। इस कैथोड के अंदर फिलामेंट लगा हुआ है। फिलामेंट डेफिनेट सी बात है किसी मेटल का होगा। स्टूडेंट्स, इस फिलामेंट के साथ या कैथोड के साथ जो मैंने बैटरी या सेल लगाया है या वोल्टेज सोर्स लगाया है, यहां से जो वोल्टेज पैदा होगी उसको फिलामेंट वोल्टेज का नाम दिया जाता है। अब आप डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे इस फिलामेंट वोल्टेज को लगाने का मुझे क्या फायदा है? तो स्टूडेंट्स, इस बात को बताने के लिए मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं
किसी भी मेटल की सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीके को कहते हैं फोटो इमिशन और एक को कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। फोटो इमिशन, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट के एक्सपोज करने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए मेटल की सरफेस के अंदर से, उसको फोटो इमिशन कहते हैं। और हीट के एक्सपोजर से अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकाला जाए उसको थर्मियोनिक एमिशन का नाम दिया जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूं, ये जो कैथोड आपके सामने बना हुआ है, इस कैथोड में हम थर्मियोनिक एमिशन टेक प्लेस करवाएंगे। वो कैसे, सुने। फिलामेंट वोल्टेज मैंने लगाई, फिलामेंट वोल्टेज ने करंट पैदा किया, और आपको पता है वेन एवर देयर इज अ करंट देयर मस्ट बी अ हीटिंग इफेक्ट। करंट के फ्लो करने से जो हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, उस हीटिंग इफेक्ट ने इस फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करवाने हैं बाहर। तो पता लगा, अगर फिलामेंट वोल्टेज ना होती तो करंट ना होता, अगर करंट ना होता तो हीटिंग इफेक्ट ना होता, और अगर हीटिंग इफेक्ट ना होता तो थर्मियोनिक एमिशन कभी टेक प्लेस ना करता। तो पता लगा इस हीटिंग कैथोड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने में, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाने में सारा रोल फिलामेंट वोल्टेज का है, क्योंकि फिलामेंट वोल्टेज की वजह से करंट पैदा होगा जिसने हीटिंग इफेक्ट पैदा करके थर्मियोनिक एमिशन टेक प्लेस करवानी है, और एट द एंड आपका इलेक्ट्रॉन जो पैदा होंगे उन इलेक्ट्रॉन को आप यहां पे इजेक्ट करवाएंगे। स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को देखें, दिस इज द एनोड, क्योंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड एनोड है और ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड कैथोड है। आप देख सकते हैं एनोड के साथ ये ब्लैक कलर में मैंने टारगेट मटेरियल प्लेस कर दिया। दिस इज द टारगेट मटेरियल। याद रखें, ये जो टारगेट मटेरियल है इसके बारे में कम से कम 3 बातें आपने फुलफिल करवानी होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, ये जो आपका टारगेट मटेरियल है इसका एटॉमिक नंबर हो ज्यादा। एटॉमिक नंबर ज्यादा होने का मतलब है हैवी एलिमेंट आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 2, आप इसमें बताएं टारगेट मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो। वो क्यों? अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं। एक्स रेज इतनी ह्यूज अमाउंट में पैदा होती हैं कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका पूरा सिस्टम मेल्ट हो जाए। सिस्टम को मेल्ट से प्रिवेंट करने के लिए कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि सिस्टम को मेंटेन किया जा सके। और नंबर 3, आपका जो टारगेट मटेरियल है, इस टारगेट मटेरियल के बारे में कहा जाता है इसे लाजमी तौर पे गुड कंडक्टर हीट का होना चाहिए। तो दोबारा सुने, आप एनोड पे जो टारगेट लगा चुके हैं इसके बारे में 3 बातें आपने फुलफिल करवानी है। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, और ये हीट का गुड कंडक्टर हो। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एनोड के साथ मैंने एक पाइप लगाकर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्यों? बिकॉज एक्स रेज इतनी ट्रिमेंडस और इतनी ह्यूज अमाउंट के अंदर पैदा होती हैं कि सारा सिस्टम मेल्ट होने के करीब आ जाता है। उस मेल्टिंग को अवॉइड करने के लिए यहां पर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि मुकम्मल तौर पे सिस्टम को मेंटेन किया जाए कूल स्टेट के ऊपर। स्टूडेंट्स, टॉप पे देखें, ये जो मैंने वोल्टेज लगाई है ना 50,000 वोल्ट बुक के अकॉर्डिंग, इस वोल्टेज को एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहते हैं, और इस वोल्टेज का बहुत बड़ा रोल है एक्सरेज को पैदा करवाने में। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाएंगे उनको वेरी हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करवाना है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए जो वोल्टेज इस्तेमाल की जाती है ये बड़ी हाई वोल्टेज होती है। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हाई होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ टारगेट की तरफ जाकर स्ट्राइक करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन कूलिज ट्यूब के हवाले से, कि कूलिज ट्यूब के अंदर एक्सरेज को पैदा करवाते हैं इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, एक और चीज देखें, बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में एक दफा ये बात आई थी तो मैंने यहां पर लिख दी है, बुक में नहीं लिखी लेकिन आपके नॉलेज के लिए। जब एक्स रेस को डिस्कस किया जाता है तो एक्स रेस की डिस्कशन में एक एक्सरे की क्वालिटी देखी जाती है और एक्सरे की क्वांटिटी देखी जाती है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक्सरे को डिस्कस किया जाता है ना, एक्सरे की क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फर्क है और इस कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सुने, सबसे पहली बात, अगर एक्सरेस की क्वांटिटी का जिक्र किया जाए, एक्सरे की क्वांटिटी का मतलब होता है एक्सरे के अंदर जनरेट होने वाले फोटॉन की तादाद ज्यादा करना। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सरेस को
अगर आप एक्स रेस को जनरेट करवाते हैं और अगर वहां पर फोटॉन की तादाद ज्यादा है, फोटॉन की तादाद ज्यादा होने का मतलब है कि आपने एक्स रेस को ग्रेटर अमाउंट के अंदर जनरेट करवाया, इसको क्वांटिटी ऑफ द एक्स रेस का नाम दिया जाएगा। अब सवाल ही पैदा होता है, क्वांटिटी जो ऑफ एक्स रे है ये मुकम्मल तौर पे इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि एक्स रे के अंदर जितने ज्यादा फोटॉन होंगे तो एक्स रे की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। तो हमें कहना पड़ेगा कि आज के बाद जब भी एक्स रे की क्वांटिटी का वर्ड बोला जाए, एक्स रे की क्वांटिटी का मतलब होता है एक्स रे की इंटेंसिटी को ज्यादा करना। एक्स रे की इंटेंसिटी को ज्यादा करने का मतलब है एक्स रे के अंदर फोटॉन की तादाद को ज्यादा करना। अब सवाल ये पैदा होता है एक्स रे की इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए? तो इसका जवाब है फिलामेंट वोल्टेज। आप जैसे जैसे फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, रिजल्ट में जनरेट होने वाला करंट भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से थर्मियोनिक एमिशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा थर्मियोनिक एमिशन होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा बाहर निकलेंगे उतने ज्यादा वहां पर टारगेट को जाकर स्ट्राइक करेंगे और उतनी ज्यादा एक्स रेस पैदा होंगी। ज्यादा एक्स रेस पैदा होने का मतलब है ज्यादा फोटॉन्स का पैदा होना, और फोटॉन अगर ज्यादा पैदा होंगे तो फोटॉन के ज्यादा पैदा होने का मतलब है एक्स रेस की इंटेंसिटी होगी ज्यादा। तो मुझे कहना पड़ेगा एक्स रेस की इंटेंसिटी अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए फिलामेंट वोल्टेज को आपको ज्यादा करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, सेकंड हाफ की तरफ देखें, मैंने यहां पर लिखा क्वालिटी ऑफ द एक्स रेज। नाउ व्हाट डज इट मीन? एक्स रे की क्वालिटी का मतलब है एक्स रे की एनर्जी और वेवलेंथ को कैटेगराइज करना। मैंने यहां पर साथ लिख दिया है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं। एक्स रेस टू टाइप्स की हैं, एक को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एक का नाम होता है कॉन्टिन्यूअस। तो याद रखें, ये जो क्वालिटी ऑफ एक्स रे है ये डिपेंड किया करेगी, अगर आपकी एक्स रे कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस एक्स रे की क्वालिटी डिपेंड किया करेगी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर, और अगर आपकी एक्स रेस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज हैं तो उनकी क्वालिटी याद रखें टारगेट मटेरियल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। टारगेट मटेरियल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करने का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज मूजले लॉ को फॉलो किया करती हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने नीचे आपके सामने लिखा हमारे पास टू टाइप्स की एक्स रेज हैं, एक को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज कहते हैं और एक को कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज का नाम दिया जाता है। अब हम वन बाय वन के करके कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्टिन्यूअस को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने की करते हैं कोशिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज के बारे में कहा जाए तो कम से कम आपने दो बातें इसकी जहन में रखनी है। नंबर वन, ऐसी एक्स रेज जिनको इनर शेल ट्रांजिशन से जनरेट किया जाए, ऐसी एक्स रेज को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज का नाम दिया जाता है। और ये वो एक्स रेज हैं जिनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब इसके स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया जाए तो इसका स्पेक्ट्रम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज को कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये टारगेट मटेरियल की नेचर और कैरेक्टर पे डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनर शेल ट्रांजिशन कैसे करवानी है। आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स में आपके शेल्स बने हुए हैं। यू नो के शेल इज द इनर मोस्ट ऑर्बिट। इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड हैं, इट मींस इस इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना कोई आसान बात नहीं है। इट मींस आपको जो इलेक्ट्रॉन आप लेकर आ रहे हैं उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे नॉक करके बाहर निकाल दें। तो पता चला इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि टाइटली बाउंडेड होता है, इसको निकालना इतना आसान नहीं है, तो आप बाहर से जो इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो कि वो आसानी के साथ इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे। ये इलेक्ट्रॉन आया हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को कोलाइड किया, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपने के शेल के अंदर वैकेंसी पैदा करवाई, आप इस वैकेंसी को एल शेल के अंदर भी पैदा करवा सकते हैं, एम शेल के अंदर भी पैदा करवा सकते हैं। लेकिन जब इनर मोस्ट की बात करते हैं, आपको मैंने अर्लियर बताया इनर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल है, उसको नॉक डाउन करवाना उतना मुश्किल है। बट
अगर आप सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करके एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाते हैं तो याद रखें रिजल्ट में ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन जो आपका फोटॉन इमिट होगा वो हाई एनर्जेटिक फोटॉन होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन में देखें, ये मैंने आपको के सीरीज और एल सीरीज के बारे में बताया। क्या मतलब है इस बात का? स्टूडेंट्स हम आपको यह बताना चाहते हैं लाजमी नहीं है कि वैकेंसी आप के शेल के अंदर ही पैदा करवाएंगे, आप एल शेल के अंदर भी वैकेंसी पैदा करवा सकते हैं, आप एम शेल के अंदर भी वैकेंसी पैदा करवा सकते हैं। याद रखें अगर आप के शेल के अंदर वैकेंसी पैदा करवाएंगे उस सूरत में एक सीरीज बनेगी जिसको के सीरीज का नाम दिया जाता है। अगर वैकेंसी आपकी एल शेल के अंदर होगी उस सूरत में सीरीज का नाम होगा एल सीरीज एंड सो ऑन। अब मैं आपको बताता हूं ये के सीरीज कैसे बनती है और क्यों बनती है। सुने स्टूडेंट्स, अगर वैकेंसी के शेल के अंदर जनरेट हुई है देन इट इज क्वाइट पॉसिबल एल शेल का इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए डी एक्साइट होकर नीचे आए, बिकॉज एल शेल के पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसका ज्यादा डोमिनेंट चांस है कि एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर आकर वैकेंसी को फिल कर दे। अगर एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर आने वाली वैकेंसी को फिल करेगा उस सूरत में जो एक्स रे इमिट होगी उसका नाम होगा के अल्फा एक्स रे। अगर एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए नीचे आता है उस एक्स रे के फोटॉन का नाम होगा के बीटा एक्स रे एंड सो ऑन के गैमा। याद रखें के अल्फा की एनर्जी कम होगी, के बीटा की एनर्जी उससे ज्यादा, के गैमा की एनर्जी उससे ज्यादा। लाइकवाइज अगर मैं एल सीरीज की बात करता हूं, अगर वैकेंसी एल सीरीज के अंदर है तो ज्यादा डोमिनेंट चांस है कि एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करके इस वैकेंसी को फिलअप कर ले। एन वाली भी डी एक्साइटेशन हो सकती है तो इसको बोलेंगे एल अल्फा, इसको बोलेंगे एल बीटा, इसको बोलेंगे एल गैमा। पता चला एल सीरीज बनती है जब वैकेंसी एल शेल के अंदर पैदा करवाएंगे। के सीरीज कब बनती है? जब वैकेंसी आप के शेल के अंदर पैदा करवाएंगे। याद रख लें दोबारा बेटा, जो मैं बात आपके सामने दोबारा शेयर करना चाहता हूं, ये पेपर में पूछी जाती है, तो इसका मतलब यह है कि अल्फा की एनर्जी कम है। क्यों? बिकॉज एल और एम शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर से नीचे डी एक्साइट होकर आता है वो उतनी ज्यादा एनर्जी एमिट करता है। तो मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा के अल्फा की एनर्जी कम, के बीटा की उससे ज्यादा, के गैमा की उससे ज्यादा। लाइकवाइज एल अल्फा की एनर्जी कम, एल बीटा की एनर्जी ज्यादा और एल गैमा की एनर्जी उससे ज्यादा। ये मैंने इस बात को इधर एलोबरेट किया। एनर्जी ऑफ द के अल्फा, एनर्जी ऑफ द के अल्फा और एनर्जी ऑफ द के गैमा ये ऐसे रिलेट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? के अल्फा की एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज्यादा एनर्जी के गैमा की है और के बीटा की मॉडरेट लेवल की है। लाइकवाइज ये केस हम एल सीरीज के अंदर भी देख सकते हैं। नाउ बेटा डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्स रे की सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज उस एक्सरे को कहते हैं जो जनरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करवाया जाए, डिसलरेट करवाया जाए विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट मटेरियल। आप फिगर में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो मूव करता हुआ जा रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस उस एटम का है जो टारगेट मटेरियल के हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, कूलिज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपने एक्सेलरेट करवाए थे टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन में से 90% इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज को पैदा करते हैं और 10% इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को पैदा करते हैं। यानी एक्सरे के स्पेक्ट्रम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्टिन्यूअस। लेकिन याद रखें कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज के स्पेक्ट्रम को बनाने में 90% रोल इलेक्ट्रॉन का होता है और 10% रोल उन इलेक्ट्रॉन का है जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को शो करते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखें, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता हुआ न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जा रहा है तो आप देखेंगे न्यूक्लियस के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन के पाथ के अंदर डेविएशन आ जाएगी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन जैसी न्यूक्लियस के क्लोज आएगा उसके अंदर डिसलरेशन पैदा होगा, रिटार्डेशन पैदा होगा। एक बात याद रखें, रिटार्डेशन जितनी ज्यादा हो तो उस चीज के स्टॉप होने के चांसेस डोमिनेंट होते हैं। रिटार्डेशन कम होगी तो चीज स्लो डाउन हो जाएगी लेकिन वो रुकेगी नहीं, स्टॉप नहीं होगी। अब इसका सॉल्यूशन सुने। जो इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के जितना क्लोज होके गुजरेगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की कोलंबिक फोर्स उतनी ज्यादा होगी। न्यूक्लियस जितनी स्ट्रॉन्ग कोलंबिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाएगा, रिटार्डेशन की अमाउंट उसके ऊपर होगी ज्यादा। जब रिटार्डेशन की अमाउंट ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोमिनेंट चांसेस हैं कि वो न्यूक्लियस के पास आने के बाद, डेविएट होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। वो क्यों? ऐसा इलेक्ट्रॉन अपने साथ लाई हुई जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक्स रे के फोटॉन को जनरेट करवाने में इस्तेमाल कर देगा। स्टूडेंट इस बात को दोबारा देखें, थोड़ी सी मुश्किल बात है, दोबारा देख लें। इलेक्ट्रॉन जब रिटार्ड होंगे या डिसलरेट होंगे इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस, उस सूरत में कॉन्टिन्यूस एक्सरेज ने पैदा होना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के अंदर हर एनर्जी और हर वेवलेंथ का फोटॉन अवेलेबल होता है। अब सवाल ही पैदा होता है एनर्जी और वेवलेंथ की इतनी ज्यादा वेरिएशन कैसे आ रही है? तो मैं इसका जवाब आपको देता हूं। याद रखें, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज होकर रिटार्ड होगा, देखिए रिटार्डेशन तो सब इलेक्ट्रॉन ने करनी है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होने के साथ रिटार्डेशन करेगा उसके स्टॉप होने के चांसेस फौरी तौर पे ज्यादा हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज पास करने के दौरान जब अपने आप को स्टॉप करवाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लाई हुई पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी एक्स रे के फोटॉन को जनरेट करवाने में इस्तेमाल करवाएगा। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा दूर जाकर डिफ्लेक्ट होता है तो डेफिनेट सी बात है बेटा उसके अंदर डिफ्लेक्शन कम होगी, रिटार्डेशन कम है। अगर रिटार्डेशन कम है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन यूटिलाइज करवाएगा एक्सरे को पैदा करवाने के लिए। तो हमें लैंग्वेज ये बनानी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर से न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा तो याद रखें वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस के उसके रिटार्डेशन की अमाउंट ज्यादा होगी और इसके स्टॉप होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो इलेक्ट्रॉन सिंगल इनकाउंटर में क्लोज होने की वजह से अगर स्टॉप हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी डिलीवर करवा देगा एक्सरे को जनरेट करवाने में। स्टूडेंट्स अब इस मैथमेटिक्स को देखें, यहां पर मैंने मैथमेटिक्स लिखा। आपने फर्स्ट चैप्टर में आर्टिकल पढ़ा है, पोटेंशियल का फार्मूला है या वोल्टेज का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने इस फार्मूले में अगले स्टेप में वर्क डन की जगह काइनेटिक पुट कर दिया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स गौर से देखें, क्या हम कूलिज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करवा रहे? तो स्टूडेंट्स जिस चीज के अंदर मोशन पैदा होती है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी तो पैदा होती है ना। तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने इस फार्मूले में वर्क डन की जगह काइनेटिक एनर्जी पुट कर लिया और क्यू की जगह मैंने ई ले लिया, बिकॉज ई स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आएगा V इंटू ई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया। स्टूडेंट्स मैंने जो नीचे लिखा है उसको मैं वर्बली आपके सामने बताता हूं। बेटा मैंने ये लिखा है जो इलेक्ट्रॉन सिंगल इनकाउंटर में न्यूक्लियस से ज्यादा रिटार्डेशन गेन करने के बाद स्टॉप होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लाई हुई जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उस सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को डिलीवर करवाने में इस्तेमाल होगा। रिजल्ट में एक्सरे का फोटॉन ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन होगा। तो स्टूडेंट देखें, मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला HF। यू नो स्टूडेंट्स, HF इज द फार्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करवाएगा एक्सरे के फोटॉन को पैदा करने के लिए, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी को ज्यादा करने में फ्रीक्वेंसी को भी तो मैक्सिमम करना पड़ेगा ना, बिकॉज H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो पता लगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो यहां से अगर F की वैल्यू निकालें तो मैंने यहां पर F की वैल्यू लिखी C डिवाइडेड बाय लेमडा, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल में आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम है तो मुझे लेमडा को मिनिमम करना पड़ेगा। अब मैं इक्वेशन बी और इक्वेशन ए को कंपेयर करना चाहता हूं।
अगले स्टेप में देखें, मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो दोनों को कंपेयर करने के बाद मेरे पास ये रिलेशन आया, जब दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल है, तो एच सी ओवर लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू ई, और यहां से लेमडा मिनिमम की आपने वैल्यू निकाली, तो लेमडा मिनिमम इक्वल है एच सी डिवाइडेड बाय वीई। तो इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे लोएस्ट वेवलेंथ है जो आपने कैलकुलेट की। ये वेवलेंथ जब जनरेट होगी तो उस टाइम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा, बिकॉज आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाय लेमडा। तो लेमडा जितना मिनिमम होगा तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के हवाले से। अभी इस ग्राफ में कुछ कमी है, उस कमी को मैं थोड़ी देर बाद कंपनसेट करता हूं। स्टूडेंट्स, आप इस ग्राफ को गौर से देखें। मैंने एक्सरे का डीप एनालिसिस करने के लिए इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ को प्लॉट किया। आप देख सकते हैं यह ग्राफ आपके सामने ये स्मूथनेस शो कर रहा है, ग्राफ के अंदर कोई कटिंग नहीं आ रही। दिस इज द स्मूथनेस ऑफ द ग्राफ। ये जो कर्व मैंने आपके सामने बनाया है, ये कर्व आपका है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का। क्यों? मैंने आपको अर्लियर बताया कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के अंदर हर एनर्जी और हर वेवलेंथ का फोटॉन अवेलेबल है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम, मॉडरेट लेवल का भी है। लेमडा मिनिमम से लेकर लेमडा मैक्सिमम तक हर किस्म के लेमडा का फोटॉन अवेलेबल है, और आपको पता है हर लेमडा के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी होती है। तो मुझे कहना पड़ेगा ये जो कर्व आपके सामने बना हुआ है ना, इस कर्व के अंदर स्मूथनेस है। ये कर्व स्मूथ है बिकॉज कॉन्टिन्यूस एक्स-रे के अंदर हर किस्म की एनर्जी और वेवलेंथ का फोटॉन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट जाने में लेमडा इंक्रीज हो रहा है। अगर ये लेमडा मिनिमम है तो इधर जाने में लेमडा इंक्रीज हुआ, लेमडा 1 ज्यादा है, लेमडा 2 उससे ज्यादा है, लेमडा 3 उससे ज्यादा है, लेमडा 4 उससे ज्यादा है। जैसे जैसे राइट डायरेक्शन में आप जाते जाएंगे तो लेमडा के अंदर इंक्रीज आएगा। और आपको पता है, आपको मैं स्टूडेंट रिलेशन लिख के देता हूं, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। इस रिलेशन का क्या मतलब है? इस रिलेशन का मतलब है जैसे जैसे लेमडा इंक्रीज होता जाएगा तो लेमडा के अंदर आने वाले इंक्रीज से एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज, और एनर्जी के डिक्रीज से फ्रीक्वेंसी को भी डिक्रीज होना पड़ता है। तो हमें कहना पड़ेगा जैसे जैसे राइट डायरेक्शन में आप जाते जाएंगे तो राइट डायरेक्शन के अंदर आने के बाद आप लेमडा का इंक्रीज देखेंगे, और लेमडा के अंदर आने वाले इंक्रीज का मतलब है कि आप एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये कर्व मैंने अभी बनाया है कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज का। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करना है इसी कर्व के अंदर। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से देखिएगा। मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में आपको के अल्फा, के बीटा, के गैमा के बारे में बताया, फिर एल अल्फा, एल बीटा, एल गैमा के बारे में बताया। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज फॉलो करें, इधर मैंने लिख दिया है, मैंने आपको कहा था बेटा के गैमा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है के सीरीज में। के सीरीज में के गैमा की एनर्जी सबसे ज्यादा, के बीटा की उससे कम, और के अल्फा की उससे कम। लाइकवाइज अगर मैं एल सीरीज की बात करता हूं, एल सीरीज में एल गैमा की एनर्जी सबसे ज्यादा, एल बीटा की उससे कम, और एल अल्फा की उससे कम। इस बात को बेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं के अल्फा एक्स-रे के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का नाम है लेमडा 1, के बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा का नाम है लेमडा 2, और के अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा का नाम है लेमडा 3। लाइकवाइज एल सीरीज की अगर बात करें, एल अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा 4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा 5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा 6। स्टूडेंट गौर से देखें, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर भी तो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 अप टू इंफिनिटी बेशुमार वेवलेंथ शामिल है। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज को शामिल करेंगे वहां पर भी तो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 अवेलेबल है ना। तो नोट करें, एक लेमडा 1 तो यहां पर अवेलेबल है। जब कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज में के गैमा के लिए जो लेमडा 1 आएगा तो लेमडा 1 यहां पर आएगा, तो मुझे बताएं इसका मतलब है फोटॉन की अमाउंट होगी ज्यादा। मैं आपको अर्लियर बता चुका हूं, एक्स-रे की इंटेंसिटी ज्यादा करने का मतलब है एक्स-रे के अंदर फोटॉन की तादाद को ज्यादा करना। तो नोट करें, लेमडा 1 इन तमाम अवेलेबल वेवलेंथ में लेमडा 1 इज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितनी स्मॉल होगी तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। तो मुझे कहना पड़ेगा
ये लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 ये मैंने कॉन्टिन्यूस के पहले से बना रखे हैं। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस को भी शामिल करूंगा तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं के गैमा की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का नाम है लेमडा 1। अब लेमडा 1 इसका भी और लेमडा 1 इसका भी है, इस वजह से यहां पर हम एक पीक शो करेंगे। दिस इज द पीक। स्टूडेंट्स ये पीक होती है के अल्फा की। दिस इज द के अल्फा, सॉरी दिस इज द पीक फॉर द के गैमा। अब लेमडा 2 के बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का नाम लेमडा 2 है, तो लेमडा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक और पीक बनाएंगे। लेमडा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और पीक बनाएंगे आप। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये पीक है के अल्फा की, ये पीक है के बीटा की, और ये पीक है के गैमा की। सिमिलरली अगर ये चीज इधर भी ड्रॉ की जाए, ये देखें एक पीक इधर आएगी, एक पीक इधर आएगी, और एक पीक इधर आएगी। अगर ये एल अल्फा है, ये एल बीटा होगा, और ये एल गैमा होगा। स्टूडेंट्स आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये बोर्ड के पेपर में 2015 के ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आई थी, मैंने कहा आपको बता दें। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया ना अभी तक जितनी बातें की, मैं आपको एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करता रहा, के अल्फा की एनर्जी कम है, के गैमा की सबसे ज्यादा है। अगर मैं के सीरीज की बात कर रहा हूं, के सीरीज में के गैमा की एनर्जी सबसे ज्यादा, के बीटा की उससे कम, और के अल्फा की उससे कम। बट इस ग्राफ को गौर से देखें, इस ग्राफ के अंदर स्मूथ कर्व के अलावा कुछ शार्प पीक्स भी आ रही हैं आपके सामने। याद रखें ये जो पीक्स मैंने बनाई है ना, ये पीक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस को शो करती हैं। अब इन पीक्स के मुताबिक के अल्फा की एनर्जी जरूर कम है, लेकिन के अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट गौर से देखें, के अल्फा की पीक सबसे ज्यादा है, और वाई एक्सिस पे आपने इंटेंसिटी को प्लॉट किया हुआ है। के अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, के बीटा की इंटेंसिटी उससे कम, और के गामा की इंटेंसिटी उससे कम। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है के अल्फा की एनर्जी तो कम है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी के सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज जब वैकेंसी आपकी के शेल के अंदर जनरेट होगी तो एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो के शेल के अंदर आकर वैकेंसी को फिलअप करें। यानी वैकेंसी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से आकर फिलअप कर सकता है, लेकिन जब वैकेंसी के शेल के अंदर पैदा होगी तो याद रखें एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन का ज्यादा डोमिनेंट चांस होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो के शेल के अंदर आकर वैकेंसी को फिल करें, तो ज्यादा फोटॉन पैदा होंगे। तो पता लगा कि अल्फा की सूरत में चूंकि फोटॉन की तादाद ज्यादा है, और मैंने पहले आपको बता दिया है फोटॉन की तादाद अगर ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। के बीटा की इंटेंसिटी कम है और के गैमा की इंटेंसिटी उससे कम है। लाइकवाइज अगर इधर बात करें तो एल अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, एल बीटा की उससे कम है और एल गैमा की उससे कम है। तो बेटा ये सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको लेक्चर सुनने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ में ना आए, तो लेक्चर को फॉरवर्ड रिवर्स करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और फिर भी अगर कोई बातें रह जाती हैं तो उसको नेक्स्ट डे अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर से डिस्कस लाजमी कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने समझाई वो सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।